प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज परवेज़ इलाही साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी को उनके करप्शन के मुकदमात से जोड़ के भी देखा जा रहा है। कुछ लोग से समझते हैं, ख़ासतौर पर उनके साहबजादे की जो ट्वीट आई है मोनिस इलाही साहब की, वो कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम है और ये उन पर तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए एक दबाव डालने की एक कोशिश है, लेकिन वो साथ खड़े हैं। जो परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी है, इसको किस अंदाज से देखना चाहिए और क्या परवेज़ इलाही साहब के पास भी इस तरह का कोई ऐसा इम्कान मौजूद है कि वो भी अपनी राहें पीटीआई से जुदा कर लें, जो कुछ ही अर्सा पहले पीटीआई में आए और फिर उनको पार्टी का सदर बनाया गया था। साथ ही साथ महंगाई के हवाले से आज हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने जो आम इस्तेमाल की अशिया हैं उसमें उसकी कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, डॉलर की प्राइस में कमी वाक़ई हुई है ओपन मार्केट में। लेकिन जो हमारे सामने महंगाई का इंडेक्स आया है उसमें 76 साल की बुलंद तरीन सतह पर 38% पर पहली मरतबा महंगाई रिपोर्ट हुई है। तो ये जो इम्पैक्ट हमें अशिया की कीमतों में जो नज़र आया है या उसकी में कमी वाक़ई हुई है, ये किस वजह से, क्या ये हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से है, ये आर्जी है, ये क्या है? और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर भी हुकूमत ने कहा है, या अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो नज़रसानी करने जा रहे हैं। तो हुकूमत इस पर क्या सोच रही है? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, खुशामदीद। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। आमिर साहब आपको भी खुशामदीद। और राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। इरशाद आरिफ साहब, सबसे पहले मैं परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस गिरफ्तारी को क्या करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तारी के तौर पर देख रहे हैं, या जिस तरह से मोनिस इलाही दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है, क्या आप इसको इस तरह से देखते हैं? उसमें ये एलिमेंट भी हो सकता है कि जिस तरह बाकी लोग इतनी जल्दी छोड़ के जमात को चले गए, परवेज़ इलाही साहब की शोहरत जो है वो कोई ऐसी नहीं है माजी में कि भाई उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया हो या बहुत ज़्यादा, वो सुलह कुल किस्म के आदमी हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरह सबसे बना कर रखना और धीमे मिजाज के साथ सियासत करना। एक दफ़ा वो अग्रेसिव हुए थे 86 में, जब नवाज शरीफ साहब से उन्होंने बगावत की थी, वज़ीर बल्दियात थी। उसके बाद उनकी सियासत इसी तरह से रही है। तो इस मरहले पर अगर वो एक जगह पे खड़े हो गए हैं और वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर है दबाव डालने का एक हरबा भी हो सकता है। लेकिन ये भी सही बात है कि शरीफ ख़ानदान और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब और जो उनके यहाँ नॉमिनी हैं सूबे में, उनकी भी ये ख्वाहिश होगी, और शायद चौधरी शुजात साहब की तो ये ख्वाहिश ना हो, लेकिन उनके साहबजादगान की ये ख्वाहिश हो कि क्योंकि उन्होंने अपने रास्ते जुदा किए हैं तो उसकी उनको थोड़ा सा मज़ा चखना चाहिए। तो ये दोनों अवामिल मौजूद हैं। अब देखना ये है कि चौधरी साहब के पास रास्ता क्या है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और जनाब जहांगीर तरीन के साथ जाना उनके लिए कोई आसान नहीं है, मुश्किल है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी के हवाले से उनकी कोई रिजर्वेशन नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ वो पहले भी चलते रहे हैं। आज भी ज़रदारी साहब अगरचे उनसे नाराज़ हैं कि उन्होंने मेरी बेइज्जती कराई नवाज शरीफ साहब से, मैंने उनके लिए वज़ारत आला तय करा ली और फिर वो मुकर गए, लेकिन उसके बावजूद वो पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए आमादा होंगे। लेकिन अगर वो अपना मौजूदा मौक़िफ़ या अपना मौजूदा पोजीशन छोड़ते हैं तो मेरे ख़्याल है फिर वो चाहेंगे कि काफ लीग में वापसी हो और काफ लीग के ज़रिए पीपल्स पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करें। लेकिन अभी कोई आसानी से ये बात नहीं की जा सकती, और शायद जिस अंदाज़ में उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस अंदाज़ में उनके घर पर पहले हमला हुआ, तो ये भी उनके लिए हज़म करना कोई आसान काम नहीं है। चौधरी ख़ानदान बहरहाल पंजाब का एक इज़्ज़तदार ख़ानदान है और उनकी शोहरत रही है कि हर हल्का ख़याल में, तबका फ़िक्र में उनकी इज़्ज़त की जाती है और वो भी लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, वज़ादार लोग हैं। तो उनके लिए ये जो तौहीन-आमेज़ सलूक है वो शायद हज़म करना आसान नहीं होगा। सही है, लेकिन अफसोसनाक पहलू या दिलचस्प पहलू ये है आमिर इलियास राना साहब कि कोई भी ऐसा शख्स जो तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर चुका है या पहले से दूसरी पार्टियों में शामिल है, उनमें से किसी के ख़िलाफ़ ये एंटी करप्शन का महकमा हरकत में नहीं आता। यानी हुकूमतों में जब होते हैं तो एंटी करप्शन हरकत में नहीं आता। आपके जो सियासी मुखालिफ हैं उन्हीं के ख़िलाफ़ इदारे हरकत में आते हैं। यानी परवेज़ इलाही साहब अगर तहरीक इंसाफ में ना गए होते
तो यकीनन उनकी आज गिरफ्तारी ना हो रही होती, चाहे उन पर करप्शन के इल्जाम ही क्यों ना होते। अगर वो काफिले के साथ होते, चौधरी शुजात के साथ खड़े होते, मौजूदा हुकूमत का हिस्सा होते, तो ये एंटी करप्शन उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत ना करता। लेकिन आज वो कर रहा है क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो ये अजीबोगरीब सी बात नहीं है? असद साहब, मैं आपको आपके अजीबोगरीब तरीके पे अजीबोगरीब जवाब देता हूँ। बात सिंपल सी है कि इनको ना तो 9 मई पे गिरफ्तार किया गया है और ना कोई ये करप्शन एंटी करप्शन इशू है डिच करने का। इन्होंने कहीं वादे किए थे जब इनको MPA वापस किए गए थे। ये बात इनको पता है कि जब ये दोबारा वज़ीर आला बने, जो एतमाद का वोट लेना था और MPA इनको लाके दे दिए गए। आपको जहन में रखना होगा, पीपल्स पार्टी भी वहीं बैठी थी और राना सनाउल्लाह, अता तारड़ सब लोग वहीं बैठे थे, लेकिन वो अचानक MPA पूरे हो गए। तो ये दूसरी दफ़ा डिच हुए थे लोग। पहली दफ़ा जब ये जो जिक्र कर रहे थे पहले भी शाह साहब भी कि वो चले गए, बातचीत कहीं और हो रही थी, और मैं तो खुद गवाह हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुझे बताया था कि हम गारंटी कर रहे हैं और वो गारंटी नवाज शरीफ से कम की नहीं होगी। और इसहाक डार से चौधरी शुजात साहब ने कहा मैंने बात की और वो गारंटी हो रही है, तो फिर हम दुआ खैर कर लेंगे। जो अगले दिन हुई दुआ खैर, और फिर ये वहाँ चले गए। लेकिन ये दूसरी दफ़ा जो हुआ ना काम, गुस्सा उसका है और ये पकड़ा ही जाना था। ये 3-4 दिन से, जुमेरात वाले दिन जब पुलिस गई थी दोबारा चौधरी परवेज इलाही साहब के घर, लेकिन वो दाएं बाएं नहीं गई, वो सिर्फ इनके घर को चेक किया और उनको पता था कि ये अंदर ही मौजूद है। इसलिए वो जो चौधरी शुजात का प्रेशर था कि आपने किसी और को तंग नहीं करना, तो उन्होंने तंग नहीं किया, बल्कि बाहर नाका लगा के बैठ गए और आज चौधरी परवेज इलाही साहब को डर लिया। और अब वो मुन्नस इलाही साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अपना बयान दिया है। अब अंदर क्या गुफ्तगू होती है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है एंटी करप्शन में चौधरी परवेज इलाही। आप ये मान रहे हैं कि ये करप्शन के मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं है, आप ये समझते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला थे, और आपको ज़हन में रखना चाहिए ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूँ, एंटी करप्शन के DG थे, और हर रोज नून लीग के लोगों को पकड़ा जाता था पंजाब में, और अगले दिन जमानतें होती थी, क्योंकि ये केस ऐसे ही होते हैं। पकड़ा उसी केस में गया है, और उसमें बहुत सारे इतराफी बयानात खुद इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के मौजूद हैं, जो वक्त आने पे अगर जरूरत हुई तो सामने आ भी जाएंगे। और वो कई दफा कहते हैं कि जी मैंने बयान दिया लेकिन ये जबरदस्ती था, मेरा बयान नहीं है। वो भी तो जुडिशल लॉकअप में ही है ना इस वक्त भी, आपके जहन में होना चाहिए। वो जो चीजें हैं, वो इल्जामात लगे हैं, वो इन्हें क्लियर करने होंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, जैसे आप जहन में रखें कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आज बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि याद रखिएगा कि बंद कमरों में खुल जाता है और फलां हो जाता है और नैब ये कर रहा है। भाई नैब, ये जो बशीर मेमन ने बताया था राना सनाउल्लाह पे, ख्वाजा आसिफ पे केस क्या बनवाना चाह रहे थे खुद उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, तो फिर क्या गड़बड़ होती थी उस वक्त। ये जो खुद मुकदमे करके आज सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, इतने बोले नहीं है। ये जो रोटी को चोची नहीं कहते, ये बराह रास्त इनकी अपनी वजारत उज़्मा में एक सरकारी अफसर ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिए कि इनसे डिमांड क्या क्या होती रही DGFIA के तौर पे। लिहाजा आप सब कुछ दूसरों पे डालते रहे, मीर जाफर सादिक कहते रहे, और जहां आपने गुस्से उतारे, अब आप कहेंगे कि जी वो मैंने चेहरे पे जो मुंह पे हाथ फेर के कहा था मैं आता हूँ तुम्हारा AC भी उतरवाऊंगा, वो भी उन्होंने कहा था कि जी आप करवा लें। मीर जाफर सादिक साहब ने उन्होंने कहा था, जिनकी गवाहियां दे रहे हैं कि वो इनको सहूलतें फराहम कर रहे थे जेलों में और नैब के साथ, जबकि पकड़ ये रहे थे। खुद उसने कहा बशीर मेमन ने इनके दौर में कि वो देखो शहजाद अकबर ने अकेले ने काबू किया हुआ है चेयरमैन नैब को, वो जो सरतापा चेयरमैन थे, और वो पकड़ते जा रहे थे कि हवाएं तब्दील हो गई हैं और वो गायब हैं, क्योंकि उनकी हवाएं अपनी मजे की हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा अभी भी। वो लापता अफराद के कमीशन के भी चेयरमैन है, उस पर स्टे भी चल रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रो रही है। ये अजीब और गरीब काम है कि आपको आज भी कि सियासतदान को सियासतदान से बात करनी है। वो आज जो कह रहे हैं ना आपके साथ होगा, भाई उनके साथ तो हो चुका है, कई दफा हो चुका, आपके साथ पहली दफा हुआ। सही है, बिल्कुल हो चुका है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा ही हो गया है जी। क्या इजाफा? जी आमिर साहब बिल्कुल सही है, ये गिरफ्तारियां सियासी नोयत की पहले भी होती रही हैं। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया उस पर फवाद चौधरी खुद कहा करते थे ये बेतुका सा मुकदमा बना दिया है। लेकिन राना एहसान अफजल साहब, इसमें अब इजाफा ये हुआ है कि पहले गिरफ्तारियां होती थी सियासी इंतकाम के लिए, चलिए मान लिया इस बात को, लेकिन अब हो रही हैं, प्लस इसमें ऐड ये किया जा रहा है कि सियासी वफादारी तब्दील करो, पार्टी छोड़ो, गुनाह माफ, ये हम ट्रेंड देख रहे हैं। तो आज कल अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस परवेज इलाही साहब भी कर दें तो परवेज इलाही साहब भी नीट क्लीन हो जाएंगे। दो अरेस्ट वारंट्स जो हैं पेंडिंग थे परवेज इलाही साहब के खिलाफ, और जो
जज थे एंटी करप्शन कोर्ट के, उन्होंने 2 जून को उनको पेश करने के लिए जो है वो अहकामात जारी किए हुए थे, तो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स थे, तो उसके ऊपर जो है वो उनको पूरा किया गया है, कानूनी रास्ते को पूरा किया गया है। कल इनको ये राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ कितने अरेस्ट वारंट है वैसे बाय द वे, जिनके बारे में गुजरांवाला की पुलिस ने जाके कहते थे वो मिल नहीं रहे पुलिस ने अदालत में मेरे ख्याल से राणा सनाउल्लाह के खिलाफ जो जाली केसेस बने थे अब वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। इस वक्त मुझे नहीं मालूम कितने अरेस्ट वारंट पेंडिंग है, लेकिन परवेज इलाही साहब का स्टेटस मैंने आपको बता दिया है। उनके ऊपर संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भट्टी साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए थे और अभी उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट थे, जिनके ऊपर पैरवी करके उनको आज हिरासत में ले लिया है। तो कानूनी जो तकाजा है उसको पूरा किया जा रहा है। सही है। और इनकी जब तक ये केस अब कंक्लूड नहीं होगा, परवेज इलाही साहब जो है इनकी माफ़ी नहीं होगी, चाहिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहें जुदाई क्यों ना कर लें तहरीक इंसाफ से। लेकिन जो लोग राहें जुदा कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से 9 मई का जो ब्लैक डे था उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं, उससे डिस्टेंस होना चाहते हैं, और वो सारे यही कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जो है वो अलहदा हो रहे हैं। अगर कोई उन पे प्रेशर है या कोई आपके ख्याल से, या जो लोग एक राय रखते हैं कि जी ये फोर्सफुली कराया जा रहा है, तो फिर वो उनके जो वीकनेस है उसको वो जो है वो पोर्ट्रे करते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी पे भी बड़े जबर हुए हैं, हमारे पार्टी के मेंबर्स तो खड़े रहे हैं काफ़ी हद तक, और जो लोग जिस तरह आए थे फिर अगर उसी तरह जा रहे हैं तो वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने एतराफ़ नहीं किया कि उनके ऊपर प्रेशर डाल के ये काम कराया गया। ये बात वो अपने मुंह से तो यही फरमा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं और 9 मई को वो कंडेम कर। हाँ, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल आपकी, आप सही कह रहे हैं कि किसी ने ये नहीं कहा कि मुझ में दबाव के नतीजे में छोड़ रहा हूँ, कोई कैसे कह सकता है। अच्छा, खैर वैसे मैं आपको बताऊं वैसे कई लोग क्या कुछ नहीं कहते, असदुल्लाह को दुख बड़ा हो रहा है कि कह सकते हैं कि मैं दबाव के नतीजे में पार्टी छोड़ रहा हूँ, मुझ पर बड़ा दबाव है इस वक्त, ये कह दें अगर दबाव है तो बता दें। बिल्कुल सही है। ये लोग जाएंगे कहाँ, ये जो लोग निकल रहे हैं। आमिर लियास राणा साहब, अभी शाद आरिफ साहब जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि परवेज इलाही साहब अगर छोड़ते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, वो कहाँ जा सकते हैं। क्या वो जहांगीर तरीन के साथ जा सकते हैं, क्या वो चौधरी सरवर के साथ या इन लोगों के साथ जा सकते हैं, या काफ लीग में अपने भाई के साथ चौधरी शुजात साहब के साथ वापस जा सकते हैं। क्या रास्ते आप उनके देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके पास? देखें, सियासत तो है ही मुमकिनात का खेल, नामुमकिनात का तो काम नहीं है। क्या 99 में नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, कुछ सोचता था कि वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाएंगे? फिर जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने ही किया जिसको वो मान रहे हैं, और ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि आप लोगों के ज़रिए, यानी सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को नाअहल कराया। ये तो बात इतराफ़ वो खुद कर रहे हैं। तो कुछ सोचता था कि उनका भाई वज़ीर आज़म बन जाएगा, जो वज़ीर आला बन सकता था 2018 में। उनके पास तादाद भी थी, और MPAs की जो आज़ाद थे उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये थी कि वो हमारा फ़ोन सुन लें और हम इधर ज्वाइन कर जाए। नहीं, चूँकि वो सिस्टम में नहीं थे तो लिहाजा वो फिर वो चाहे आप जहाज़ बना लें जहांगीर तरीन का या कुछ भी कर लें, वरना इन जहाज़ों में भी दम नहीं था। इसके बावजूद वोट की पावर के साथ इतना था, तो वो नहीं हिम्मत कर सके, तो वो वज़ीर आला नहीं बन सके। अब चौधरी परवेज इलाही के जो साथ बिल्कुल चौधरी शुजात साहब के भाई वजाद हुसैन आए थे, जो इनके एक्चुअल दस्तो बाजू हैं पूरे गुजरात में, उन्होंने तो जो अपने बड़े भाई को ज्वाइन कर लिया। हालांकि इल्ज़ामात सबसे ज़्यादा उन्होंने ही अपने भतीजों पे लगाए थे कि जरदारी साहब से पैसे लिए, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, वजाहत भी कर दी। तो अब ये मुनस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही, फैसला इन्होंने करना है, और रास्ते तो उनके लिए हर जगह निकल आएंगे, ऐसा इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ भी निकल आएगा। काफ लीग तो घर की पार्टी है, बड़े भाई से जाके माजरत ही करनी है ना, और क्या करना है कि हमने आपको यूज़ किया और हमने उस वक्त वजारत आला उधर से चुन ली, इधर से नहीं चुनी। ज़ाहिर नाराज़गी भी तो इसी बात की है ना कि मैंने जरदारी को भी मनाया, चौधरी साहब का कहना ये है, और मैं नवाज शरीफ को भी राज़ी किया, क्योंकि जहाँ इनको उन पर ट्रस्ट नहीं था शरीफ पे, तो शरीफ को भी इन पर ट्रस्ट नहीं था कि ये खड़े हो सकेंगे। और गारंटर बीच में चौधरी शुजात बने थे। जाहिर है कि वो एक अलमिया बना उनकी फैमिली के लिए कि चौधरी ब्रदर्स, जिसमें चौधरी शुजात साहब हंसते हुए कहते थे, यार तुझे सानू बस सर्विस बनाया है, चौधरी ब्रदर्स जी कही जाते हो, तो वो चलती रहती थी बातें। अभी मेरा ख्याल है कि थोड़े से टाइम में चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि इलेक्शन तो होने जा रहा है। कट टू साइज भी होना है और लोगों को जगह देखनी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इलेक्शन से भाग जाएंगे। इलेक्शन तो आपको कराना है, उसके लिए तैयारी पूरी है, और मेरा ख्याल है कि अक्टूबर या नवंबर
इलेक्शन हो जाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक है। इरशाद आरिफ साहब, इस वक्त एक एंटी पीडीएम सेंटिमेंट मौजूद है। लोग, जाहिर है, पीडीएम की 1 साल की जो परफॉर्मेंस है उससे उसमें जो महंगाई हुई, चीज़ें हुई, से खुश नहीं है। और ये खुद राना सनाउल्लाह कई मरतबा ये एतराफ़ कर चुके हैं कि आज लोग खुश हैं, वो इस वजह से ना खुश हैं, वो इस वजह से ना खुश हैं कि हमारी जो मुश्किल फ़ैसले थे उसके नतीजे में आने वाली महंगाई और चीज़ें हैं, उसकी वजह से लोग बहुत अपसेट हुए हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जो एंटी पीडीएम सेंटिमेंट है उसको कौन कैच करा सकता है? क्या जहांगीर तरीन एंटी पीडीएम नारा लगा के मकबूलियत हासिल कर सकते हैं, या उन लोगों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं जो पीडीएम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, या ये काम करने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ से टूटा हुआ एक ऐसा विंग जिसको फवाद चौधरी साहब की सूरत में कल एक झलक सी नज़र आई है हमें, क्या कोई ऐसा विंग मैदान में उतारना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ताकि वो एंटी पीडीएम का सेंटिमेंट जो है उसको ग्रैब कर सके और उस खाली जगह को पूरा कर सके? आप इसका के इम्कानात क्या देखते हैं? जहांगीर तरीन साहब आएंगे इसको पूरा करने के लिए, और अगर जहांगीर तरीन साहब एंटी पीडीएम सेंटिमेंट को काबू नहीं करते तो उनके मकबूलियत के इम्कानात कितने रह जाएंगे? ये इसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि आमिर इलियास राना साहब कह रहे हैं कि अब इलेक्शन तो होंगे और कट टू साइज़ भी होगा। अगर कट टू साइज़ होना है और फिर इलेक्शन होना है तो फिर वो इस तरह से तो नहीं हो सकता। मेरा ख़्याल ये है कि जिस तरह ये पीटीआई से लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं किसी दबाव के बग़ैर, इसी तरह अगले इलेक्शन में जो अवाम हैं, वोटर हैं, वो भी किसी दबाव के बग़ैर वोट डालेंगे और वोट उसके हक़ में डालेंगे जिसका हक़ बनता होगा। अब ये देखना है कि जहांगीर तरीन साहब अपना हक़ बनवा लेते हैं, पीडीएम बतौर एक इत्तेहाद के हक़ बनवा लेती है, मुस्लिम लीग नून समझती है और कहती है और मनवा लेती है किसी से कि जनाब मेरा हक़ बनता है, तो वोटर जो है वो जब लीडर बग़ैर दबाव के अपनी वफ़ादारी तब्दील कर रहे हैं तो वोटर को भी मौका दें कि वो बग़ैर दबाव के अपनी वफ़ादारी तब्दील करे या अपनी तरजीहात तब्दील करे और वो फ़ैसला करे। और वो मेरा ख़्याल वही लगता है कि किसी को भी अक्सरियत ऐसी हासिल ना हो कि वो दर्द सर बन सके। ये ग्रुप हूँ तो शुजात साहब के हिस्से में भी कुछ आ जाए, कुछ जहांगीर तरीन साहब की जो मेहनत है वो भी रंग लाए, जिन लोगों ने अपनी मकबूलियत खो के 1.25 साल 1.5 साल खिदमत की है कौम की, उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और एक ऐसी मखलूत हुकूमत कायम करने की कोशिश की जाएगी जिसका कोई सर पैर ना हो और जो चलती रहे इस अंदाज में कि कोई मसला खड़ा ना कर सके। उसमें सबको हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अगर फ्री हैंड देना पड़ा और किसी एक ने, मसलन मियां नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब की शख्सियत में और मियां नवाज शरीफ में वो अहलियत है कि वो मैदान में जब निकलेंगे तो फिर वो अपना हिस्सा बड़े ज़ोर शोर से, बड़ी क़ुव्वत ताकत के साथ वसूल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये काबिल कबूल होगा? मेरा ख़्याल है कि नहीं होगा। तो इस दफ़ा जो मैंडेट आएगा वो स्प्लिट आएगा और इतना स्प्लिट होगा कि फिर शायद कुरानदाजी के ज़रिए वज़ीर आज़म का इंतखाब हो सके। मुझे तो यही सूरत हाल नज़र आती है। सही है, लेकिन अब पंजाब में ख़ास तौर पर अगर ये इस तरह से 3-4 मुख्तलिफ ग्रुप्स आ जाते हैं, राना एहसान अफजल साहब, अगर आपके मुकाबले में बाकी सियासी जमातें भी, अब जाहिर है इस बात का इम्कान कम नज़र आता है कि आप पीडीएम के साथ इत्तेहाद बना के इलेक्शन लड़ें, लेकिन आपके मुकाबले में अगर पीटीआई से टूटा हुआ कोई ग्रुप भी बनकर सामने आ जाता है, एक ग्रुप काफ लीग का सामने आ जाता है जिसमें जो पीटीआई के लोगों को शामिल कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब अपने साथ बहुत सारे इलेक्टेबल्स को मना रहे हैं, तो हकीकी थ्रेट क्या होगा नून लीग के लिए पंजाब में? हमने अभी टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट किए पूरे पंजाब में जब ये 14 मई के इलेक्शंस का जब स्केड्यूल था, और अल्हम्दुलिल्लाह हर सीट से हमारे पास 4-5 कैंडिडेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हमारी जो पार्टी है, हम समझते हैं कि हम इंशाल्लाह ताला पंजाब में 2/3 अक्सरियत करेंगे और पंजाब में हम हुकूमत फॉर्म करेंगे। अब अक्टूबर में, नवंबर में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो हम तो उसके लिए तैयार हैं। ये देखें, अभी जितना भी अभी ये जो टूट फूट हो रही है, आप देख रहे हैं कि पीएमएलएन जो है वो कोई भागदौड़ नहीं कर रही या कोई एफर्ट नहीं कर रही कि ये जो पत्ते झड़ रहे हैं उनको हम समेटें और अपने पास लेके आए। हमारा हाउस पहले फुल है
और हम समझते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से हम इलेक्शंस में जाएंगे। सही है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आकर महंगाई पर बात करते हैं। एक तरफ आदादोशुमार हैं, जो सरकारी आदादोशुमार हमारे सामने आ रहे हैं, 38% महंगाई, अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड महंगाई, और दूसरी तरफ हुकूमत के दावे कि वो महंगाई कम कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ महंगाई के कम करने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई का जो डॉक्यूमेंट है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, वो बता रहा है कि महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। पहले तो ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, इन्फ्लेशन इन ब्रीफ, ये बता रहा है कि 38% महंगाई जो है वो हो गई है, और ये 38% जो महंगाई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये मंथली रिव्यू ऑन जो प्राइस इंडेक्सेस है उसके मुताबिक, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये हमें पता चला है कि ये CPI इन्फ्लेशन जनरल जो है 38% पे चली गई है। लेकिन आज जो दावा हुकूमत ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने किया है वो ज़रा सुन लीजिए। उन्होंने महंगाई में कमी का किस तरह से दावा किया, सुने। बड़ी खुशी होगी ये सुनकर तो ये है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पैनिक खत्म होने के बाद अल्लाह ताला का फजलो करम है कि इकोनॉमिक पैनिक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू सार्फिन के लिए सिलेंडर की प्राइस है उसमें 438 रुपए की कमी जो है वो हुई है। इसी तरह जो कमर्शियल LPG सिलेंडर है उसके अंदर 1686 रुपए की कमी हुई है। कुकिंग ऑयल है उसके अंदर 60 से 70 रुपए की कमी हुई है। आटा और गंदम है उसमें 35 से 40 रुपए की कमी हुई है। अच्छा, ये ज़रा बताइए राना हसन अफजल साहब के पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कुछ और चीज़ें बता रहा है, मरियम साहबा कुछ और चीज़ें बता रही हैं। वैसे तो बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें मौसमी होती हैं, मतलब गंदम नई मार्केट में आई है तो उसकी कीमत में कमी वाक़ हो गई, या गर्मियों में जो प्राइसेस हैं इसकी, जो LPG सिलेंडर है इसकी गर्मियों में मांग निस्बतन कम होती है तो कीमतें कम हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब टमाटर 250 रुपये किलो हो तो हम कहते हैं कि महंगाई हो रही है, और नई फ्रेश मार्केट में आ जाए तो 80 रुपये किलो हो या 60 रुपये किलो हो जाता है। इन चीज़ों से तो आप नहीं माप सकते कि हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त मेजर्स लिए हैं। तो मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिसकी वजह से आप ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई में कमी है। हुकूमत ने क्या किया है जिसकी वजह से महंगाई में कमी वाक़ हुई है? देखें, जो ये अभी पेट्रोल और डीजल में कमी आई है, अगर पेट्रोल को ही सिर्फ आप देख लें तो 280 से अभी 262 पे आ गया है, और इसी तरह डीजल में बड़ी एक वाज़ेह कमी 30-35 रुपए उसके अंदर कमी आई है। तो ये जो चीज़ें जो मरियम बीबी ने अभी गिनवाई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वो कह रही थी अपने, तो ये वीकली जो सेंसिटिविटी प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी अगले आने वाले हफ्ते में। ये अभी हालिया ये चीजें कम हुई हैं। दूसरा देखें इंटरनेशनल, नहीं, लेकिन राणा साहब देखें ना, एक चीज 400 की थी वो 600 की हुई और उसमें 60 रुपए कमी हो गई, तो अल्टीमेटली तो वो महंगाई का एक इंडेक्स तो नजर आएगा ना हमें कि आपने 400 रुपए किलो एक चीज़ थी वो 600 तक पहुंची, 650 तक पहुंची, फिर उसमें 60-65 रुपए की कमी हो गई। मैं मसलन आप कुकिंग ऑयल ही की बात कर लें तो ये इसको आप महंगाई की में कमी से कैसे ताबीर करेंगे? देखिए, महंगाई की वजूहात क्या होती हैं। इन्फ्लेशन जो है वो एक तो इंटरनेशनल की कमोडिटी साइकिल एक चला, फिर डिमांड पुल होती इन्फ्लेशन होती है, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होती है। तो ये सारे वजूहात जो इन्फ्लेशन के हैं उसके अंदर डेफिनेटली जब ये पेट्रोल वगैरह की कीमतें जब कम होंगी तो उसके असरात पड़ेंगे। कमोडिटी साइकिल भी टूटा है इंटरनेशनली, तो वो चीज़ें भी रिफ्लेक्ट होंगी। दुनिया का एक साइकिल चल रहा है जहां दुनिया भर में बड़ी एक इन्फ्लेशन का दौर चलता रहा है, तो वो साइकिल भी टूटेगा तो इम्पैक्ट उसका आएगा। पाकिस्तान में कोई ऐसा कदम हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया आपके ख्याल में कि जिसकी वजह से आप चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी इन्फोर्समेंट जो है वो जहां प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं वो एक जरिया होता है गवर्नमेंट के पास। उसके अलावा चीज़ों को सब्सिडाइज करने का तरीका होता है। लेकिन जनरली जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान फेस करता रहा है उसमें इंटरनेशनल जो सूरत हाल थी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट था, फिर पाकिस्तान की रुपए डिवैल्यूएशन का ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो चीज़ें अब दुनिया में भी सेटल हो रही हैं
और वो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं तो उसके असरात जो हैं वो अब सार्फिन जो हैं कीमतें कम होने की सूरत में जो है वो आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इंटरनेशनल उसमें वजूहात भी हैं और गवर्नमेंट जो है वो उस जो स्पेस उसके पास मिली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में उसने रिटेन नहीं की, वो स्पेस उसने आगे पास ऑन कर दी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो इसको रिटेन भी कर सकती थी, लेकिन उसने बेहतर समझा कि ये हम पास ऑन कर दें अवाम को इस मुश्किल वक्त के अंदर। चाहिए। अच्छा इरशाद अली साहब, एक जुमला जो अभी मैंने मरियम साहिबा का सुनवाया, मरियम औरंगज़ेब ने पहला जुमला ये कहा कि पॉलिटिकल पैनिक ख़त्म होने के बाद अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। आपके ख्याल में पॉलिटिकल पैनिक ख़त्म हो गया है? नहीं, मैं तो नहीं समझता। पॉलिटिकल पैनिक अगर ख़त्म हो गया होता तो ये जो हमें IMF के जो कंट्री डायरेक्टर का बयान ना सुनना पड़ता, हमें परसों जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है वो ना देखनी पड़ती। अगर पैनिक ख़त्म हो गया होता तो मार्केट के अंदर डॉलर ने पिछले 10 दिन में जितनी रफ्तार से, जिस तेज़ी से और जितने बड़े पैमाने पर वो आगे गया है कि फ़र्क जो था मार्केट का और बैंक का, इंटरबैंक का, वो 30 रुपये 35 रुपये तक चला गया। तो पैनिक ख़त्म नहीं हुआ। और आज आपने जो 11 रुपये कम हुआ है डॉलर, वो भी जो मनी एक्सचेंजर हैं उनके साथ उनकी मिन्नत समाजत करके आपने वक्ती तौर पर कहा लिया है। अगर पैनिक ख़त्म होगा तो वो फिर हर सतह पे आपको नज़र आएगा, कारोबार में भी नज़र आएगा, समाजी ज़िंदगी में भी नज़र आएगा, सियासी ज़िंदगी में भी नज़र आएगा, और फिर मईशत पर भी उसके असरात आएंगे। मैं नहीं समझता पैनिक देखें उस वक्त ख़त्म होगा। जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है, कोई माने ना माने, किसी को इल्म नहीं है कि ये हुकूमत कब तक है। हुकूमत ने ख़ुद भी पूरे 14 माह में कभी ये तासुर पुख्ता नहीं किया कि जी हम इतने अरसे के लिए हैं और हमारे ये इक़दामात हैं जिसके नतीजे में आपको मुतमईन हो जाना चाहिए। कम से कम कारोबारी बिरादरी को मुतमईन कर लेते कि जी हम किसी किस्म का, अगर कारोबार ठप पड़ा है। देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जिस गाड़ी पर आज से 8 महीने पहले, साल पहले 10 लाख रुपए ओन था, आज वो जो उसकी प्राइस है, इनवाइस प्राइस, उससे 3, 4 लाख, 5 लाख रुपए कम पे अवेलेबल है। ओन ख़त्म हो गया है, इनवाइस प्राइस से भी कम पर अवेलेबल है। तो इसका मतलब है, वजह क्या है कि सेल जो है 5%, 6% तक आ गई है, नीचे आ गई है। यही हाल बाकी चीज़ों का है। तो अगर पैनिक जिस दिन ख़त्म होगा तो आपका एक तो डॉलर मुस्तहकम होगा, एक रेट पे चल रहा होगा। देखें, हमेशा जो फ़र्क होता था मार्केट रेट का और इंटरबैंक का, वो 1.5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये से ज़्यादा हमने कभी नहीं देखा था। अब ये अचानक पता चलता है 30 रुपये हो गया, 35 रुपये हो गया, 20 रुपये हो गया। तो इसका मतलब है पैनिक तो ख़त्म नहीं हुआ। पैनिक उस दिन ख़त्म होगा जब लोगों को ये यकीन होगा, ये चीज़ बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है कि ये होगा कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे और इसके नतीजे में आवाम जिस शख्स को वोट देंगे या जिस पार्टी को वोट देंगे वो इक़्तिदार में आ जाएगी और वो फिर अपने एजेंडे पर काम करेगी। जब तक ये आप अरेंजमेंट्स करते रहेंगे ना, इसके नतीजे में पैनिक कम नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। सही है, बिल्कुल। आमिर लियाज़ साहब, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 2 रास्ते थे इस वक्त हुकूमत के पास। एक रास्ता ये था कि आप IMF की शराइत मानें और मज़ीद सख्त फैसले लें और IMF का जो प्रोग्राम है उसको रिवाइव करें और उसके बाद जो है वो आप पाकिस्तान की जो मईशत की ज़रूरत है उसके मुताबिक आगे चलें। IMF का पैकेज जो है रिवाइव होना तमाम माहिरीन के मुताबिक ये बड़ा ज़रूरी था। लेकिन दूसरा रास्ता हुकूमत के पास ये था, क्योंकि उस पहले रास्ते में आपको बजट IMF की शराइत के मुताबिक बनाना पड़ता और एक ऐसा बजट होता जो शायद इलेक्शन में फेवर ना करता। लेकिन हुकूमत ने दूसरे रास्ते का इख्तियार किया, एक ऐसा बजट बना के दिया जाए जो इलेक्शन में आपको फेवर करे, लेकिन उस बजट के मुताबिक IMF का प्रोग्राम रिवाइव नहीं हो सकता। तो आपके ख्याल में ये सही फैसला हुकूमत ने किया है, क्योंकि इसमें 89 अरब रुपए आपके तरक्याती कामों के लिए भी रख दिए गए और शायद कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाएंगी जो वक्ती तौर पर आवाम को फ़ायदा देंगी, लेकिन आपकी मईशत को IMF की सपोर्ट नहीं मिल सकेगी, जिसके लिए फिर आप अगस्त में दोबारा कोशिश करेंगे। मैं भी इस पे कमेंट करना चाहूँगा। IMF पहले आमिर साहब, IMF की कहानियां बड़ी क्लियर हैं कि वो फिलहाल आपके साथ नहीं आ रही, और जब ये नहीं होना ना तो फिर अगली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होने हैं। वो अगस्त में नहीं होने, फिर वो आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत से होने। मेरे हिसाब किताब में राना अफजल साहब, चूँकि
मीशत को देखते भी हैं, चीज़ें भी हैं। जो पाकिस्तान के ऊपर एक्चुअल दबाव है वो अप्रैल 24 से जून 24 का है। बीच का सऊदी अरब का है, चाइना का है, वो रोल ओवर भी हो जाएगा, वो दोबारा भी मिल जाएंगे पैसे, और स्कूप बॉन्ड के कुछ प्रॉफिट्स देने हमने, वो इतना बड़ा प्रेशर नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ये तो एक ऑप्टिक है ना कि जी आपको पता लग गया, बोस्तान मलिक साहब मैदान में आ गए, वो आज हीरो बने हुए हैं। मतलब पाकिस्तान के लिए तो कोई काम नहीं कर रहा ना, सारे अपने प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं कि जी मैंने मशवरा दे दिया, क्रेडिट कार्ड्स वाला बहुत अच्छा मशवरा दे दिया, चंद दिन की कहानी है, पता चल जाएगा। जाहिर है कि मार्केट के अंदर एक्चुअल प्राइस में तो डॉलर नहीं है, जैसे इरशाद साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास डॉलर है तो वो नीचे ऊपर होने की ऑप्टिक्स आप कर सकते हैं। चलिए, इस पर राना एहसान अफजल साहब भी कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं ब्रेक ले लूं पहले, तो ब्रेक के बाद आकर फिर राना साहब आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा। कुछ और चीज़ों पर नज़र डालते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। राना एहसान अफजल साहब, आपके पास यानी हुकूमत के पास ये रास्ता था कि वो IMF की शराइत को मानते हुए अपना प्रोग्राम रिवाइव करवाए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो ज़रूरी है वो स्टेप ले, लेकिन हुकूमत ने यह मुनासिब समझा कि वो इलेक्शन से के मुताबिक एक बजट दे जो कि IMF के लिए काबिल कबूल नहीं होता। ये रास्ता हुकूमत ने क्यों इख्तियार किया? हुकूमत ने IMF की सारी शराइत पूरी की और हुकूमत जो है वो समझती है कि IMF को 9th रिव्यू मुकम्मल करना चाहिए। और हमने इस बदतरीन इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर नवंबर से लेकर अब तक IMF के बगैर गुजारा किया, और हमने जो एक्सटर्नल गैप था, करंट अकाउंट सरप्लस भी हमने जनरेट किया, उसके साथ साथ फिस्कल डेफिसिट को भी हमने कम किया पिछले साल की बनिस्बत से। तो हमने सारे वो इकदाम लिए जिससे हमें कोई सियासी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वो मुल्क और मईशत के लिए कड़वी गोलियां थी, अवाम के लिए भी और सियासी तौर पर हमारे लिए भी। हमने हर वो शराइत पूरी की जो IMF के लिए रिक्वायर्ड थी। आज भी हम IMF के साथ हैं, हम IMF से डेटा शेयर कर रहे हैं, हम उनसे बजट के भी जो मामलात हैं वो भी हम उनसे शेयर कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि इस मुल्क का आने वाला अभी ये जो चंद साल हैं उसके अंदर IMF का प्रोग्राम बेहद ज़रूरी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 जून तक 9th रिव्यू मुकम्मल होना चाहिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा कोई शॉर्टफॉल नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि तमाम शराइत मुकम्मल की हैं, लेकिन उनकी एक शर्त यह भी थी कि आप अपने दोस्त ममालिक से $6 अरब लेकर आएँ ताकि आपके पास 2 महीने की इंपोर्ट के पैसे कम अज़ कम आपके ज़र मुबादला के ज़खायर में मौजूद होने चाहिए, 10-11 अरब मौजूद हों, लेकिन वो आप नहीं कर सके, तो ये शर्त तो पूरी नहीं हो सकी। फिर वो आपका जो आपका एक्सचेंज रेट है उसके वाले से जो उनका कंसर्न्स थे वो एक्सचेंज रेट वाले कंसर्न्स भी दूर नहीं हो सके। ओपन मार्केट में डॉलर कुछ और कह रहा है, इंटर बैंक में कुछ और कह रहा है। ये जो इंटर बैंक और ये जो ओपन मार्केट का जो डिफरेंशियल क्रिएट हुआ है, ये चंद हफ्तों के अंदर ये हुआ है क्रिएट, और उसके अंदर हाजी भी जा रहे थे और भी वजूहात हैं, लेकिन उससे पहले ये बिल्कुल खत्म हो गया था और अभी भी ये क्लोज हो गया। आपने देखा कि काफी एक जमाने से सर, जब ये तो देखें बहुत अरसे से कुछ 6-8 महीने, कम से कम 8-10 महीने हो गए जब ये फर्क चल रहा है। जिस 16 पे था ये वो खत्म हो गया। और दूसरा जो आप कह रहे हैं 6 अरब लेते, ये अंडे मुर्गी वाली बात है। वो फ्रेंडली ममालिक ये कहते हैं कि आप पहले IMF लेकर, हम भी उनको यही कहते हैं कि आप जो है, हमने अपना जो एक्सटर्नल गैप था जून तक हमने उसको कवर कर लिया। चाइना भी रोल ओवर करने जा रहा है, अपना कमर्शियल डेट को भी रोल ओवर कर रहा है, जो कि काफी अनप्रेसिडेंटेड है। तो हमने जो कमिटमेंट्स पूरी करनी थी एक्सटर्नल साइड पे हमने कर दी। तो हम ये समझते हैं, हमारा कैटेगोरिकली मैं आपको बता रहा हूं कि IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होना चाहिए और उसकी देर जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी आगे बिल्कुल पाकिस्तान को जो है फौरी तौर पे एक नेक्स्ट IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और यही रास्ता है शॉर्ट टर्म के अंदर। इसके अलावा मैं समझता हूं कि बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको अपनी डेट सर्विस करना। तो ये क्लैरिटी है। और जो बजट भी हम बना रहे हैं, बजट कोई उसके अंदर उसके अहदाफ भी हम शेयर कर रहे हैं IMF के साथ, और हमने वो कोई गैर जिम्मेदाराना अमल नहीं करना जिस तरह इमरान खान ने जाती हुई हुकूमत में किया था और मुल्क को एक माशी खाई में डाल दिया था। तो इसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी है, दार साहब में भी है, और वो इसका जिक्र भी करते हैं। सही है। लेकिन सर, आप ये कह रहे हैं 9th रिव्यू मुकम्मल होगा, उधर वजारत खजाना तो अगस्त की बात कर रही है कि अब अगस्त में मुज़ाकरात होंगे और अगस्त के लिए नए प्रोग्राम के लिए अब कोशिश शुरू हो गई है। नए प्रोग्राम के लिए हम
देखें बिल्कुल, अगर 9th रिव्यू नहीं होता तो 30 जून को ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा जो पिछला चलता था, इनकम्प्लीट रहेगा। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि IMF को SLA करना चाहिए है, क्योंकि हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की है। अगर नहीं होता तो डेफिनेटली फिर यही होगा कि आप इसको अर्लीस्ट पॉसिबल नए साल के फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही आप IMF के साथ जो है अगला प्रोग्राम नेगोशिएट करना शुरू कर। राइट। इरशाद आरिफ साहब, एक कंसर्न IMF का बड़ा क्लियर नजर आता है और बड़ी क्लैरिटी उनके यहाँ भी नजर आती है, दोस्त ममालिक के यहाँ भी नजर आती है, चाइना के यहाँ भी नजर आती है कि भाई एक ऐसी हुकूमत जिसका पता नहीं है कि वो 2 हफ्ते और है या 4 हफ्ते और है, उसके साथ कैसे डील करें और उसके साथ कैसे कोई मुआशी पॉलिसी बनाएं। हम अगस्त में जा रहे हैं। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, हमारी ठीक है, बिल्कुल सही है, आप जा रहे हैं। अब इसके बाद कौन सी हुकूमत आएगी ये पता नहीं है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी ये भी पता नहीं है। ऐसे में सवाल ये मैं इरशाद आरिफ साहब कर रहा हूं कि वो फिर इसका मतलब यह है कि जो भी नई चीज़ें होंगी वो नई आने वाली हुकूमत से ही होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन का इनेकाद लाजिम हो गया है, जैसा कि खुद राना साहब भी कह रहे हैं, खुद अभी आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे थे। तो आपको ये तमाम जो मुमकिनात ये तो दम तोड़ते हुए नज़र आ रही है ना कि जी कोई 1 साल के लिए डिले हो जाए, 6-8 महीने के लिए इलेक्शन को डिले हो जाएं, या इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक ये लोकल अहदाफ हासिल नहीं हो जाएंगे सियासी तौर पर। तो ये सारी चीज़ें तो अब आपको दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। नहीं, मैं तो पहले भी यही कहता रहा हूँ कि इलेक्शन मेरा ख्याल है अपने वक्त पर होंगे, इलेक्शन तो डिले नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये जो 14 महीने 15 महीने हैं इसके नतीजे में कोई स्टेबिलिटी आई होती तो फिर उसको मज़ीद स्टेबिलिटी लाने के लिए और पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि चलो जी 6 महीने या 1 साल जो है जो आइन में है कौमी असम्बली की मियाद बढ़ा दी जाए। लेकिन वो चूँकि हुआ नहीं है तो इसलिए अब तो इलेक्शन में जाए बग़ैर कोई चारा नहीं। दूसरा, हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं तजर्बाकार हैं, सियासतदान हैं, समझते हैं माजी में जो कुछ होता रहा है, तो वो भी समझते हैं कि अगर इलेक्शन से हमने इलेक्शन को डिले किया और अपनी गेम जो है किसी और के हाथ में दे दी तो शायद हमारे लिए भी उतना ही नुकसानदेह हो जिस तरह हमारे मुखालिफ के लिए है। तो मेरे ख्याल इलेक्शन में तो ये जा रहे हैं। अब इस वक्त प्रॉब्लम ये है जिसका मैं आज तक क्लियर नहीं हो पाया, मैंने ये सवाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ख़ुद भी किया था, एक हमारी मीटिंग थी, कि ये IMF जो कुछ कर रहा है, ये राना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तमाम शराइत हमने जब फरवरी में पूरी कर दी थी और स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट होना था वो चंद दिनों की बात थी। जुमेरात को गालबन वो गए थे और अंदाज़ा ये था कि पीर वाले दिन दस्तखत हो जाएंगे। उसके बाद नई शराइत आ गई, फिर हमने वो शराइत पूरी कर दी, फिर वो आए और अब ये नई शराइत 2-3 शराइत और रखी हुई हैं। सवाल असल में ये है बुनियादी कि क्या IMF ये सब कुछ मुआशी नुक्ता नज़र से अपने फ्रेम वर्क के अंदर कर रहा है या कोई हिडन पॉलिटिकल एजेंडा है। और इस सवाल की इसलिए अहमियत बढ़ जाती है कि कल जो बयान या परसों बयान आया कंट्री डायरेक्टर का, उसने कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की भी बात कर दी, जिस पर आयशा गौस साहबा ने जवाब दिया कि ये तो हमारे मामलात में मुदाखलत है। तो लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें अभी तक ये बताया नहीं गया कि जनाब कोई अगर हिडन एजेंडा है वो क्या है, क्या कोई ऐसी शर्त है जो हम मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है, हमारे कौमी मफाद का तकाजा नहीं है, और उसको अवॉइड करने की वजह से, उस शर्त को ना मानने की वजह से हमें बार बार नाक रगड़ाई जा रही है, घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली, उससे पहले चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने बात की, हमें खुशखबरी सुनाई गई कि ब्लिंकन ने उस पर मुदाखलत की है बिलावल साहब की मुलाकात के बाद। लेकिन कोई भी हमारी कोशिश जो थी, हमने अपने दोस्त ममालिक से उनको गारंटी भी दे दी कि जी ठीक है इतने पैसों का बंदोबस्त कर देंगे। तो इसका मतलब है कि असल में बताना ये चाहिए कि वो हिडन एजेंडा क्या है, और अगर ये प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता तो क्या इस बात की ज़मानत है कि अगले जब मुज़ाकरात होंगे तो IMF उससे पीछे हट जाएगा। यहाँ गोटी अटकी हुई है। अगर ये मालूम हो कौम को बता दिया जाए कि जनाब ये है, तो शायद वो मसला हल हो जाए। कौम भी सोचे कि अच्छा जी इसका मुतबादल हमें पेट पर जो है वो बांध लेनी चाहिए, पत्थर बांध लेना चाहिए। लेकिन ये चीज़ अभी तक हुकूमत ज़ाहिर नहीं कर रही। इशारों किरायों में बातें होती हैं लेकिन वो आवाम को समझाई नहीं जा सकती। तो असल प्रॉब्लम ये है। मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ मुआशी एजेंडा है या सिर्फ ये मामलात को टालने की, इसके पीछे कोई बात और है जिसका मुझे इल्म नहीं है। राना साहब को शायद इल्म हो, बता एक और चीज़ जो अभी कही गई
जी आमिर हसन साहब, अभी एक चीज़ कही गई कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन की तरफ जाएं और फिर जो है वो इसकी बात करें, बाकी मामलात की जो आप हमसे चाहते हैं। पाकिस्तान को जो पैगाम दिया गया, पाकिस्तान ने कहा कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये वाकई पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत है, या एक तरह से उनका कंसर्न बनता भी है कि जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी तब तक ये चीज़ें वो बेहतर तौर पर डील नहीं कर सकते, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो आपके ख्याल में क्या ये वाकई उनके साथ इस बात का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता और वाकई उन्होंने हमारे अंदरूनी मामले में मुदाखलत ही की है? बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आप मांगते हैं तो शराइत उनकी सुनते हैं, और हमारा तो अलमिया भी यही है। वो जो फैसला था कि जी डीजल भी रेट कम और पेट्रोल का भी कम और फ्रीज भी कर दिया, आपने बतौर मुल्क एक मुआहदा किया था एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसके पीछे पूरी दुनिया खड़ी होती है। आपने धोखाधड़ी की, बददियानती की और पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, और आज हम सब फंस गए उसमें। IMF के लिए मुश्किलात हैं, वो भी तो कंसोर्शियम है ना, दुनिया भर से पैसे ला के आपको एक सस्ता कर्जा देते हैं। आप लाए और आपने पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत उसे इस्तेमाल किया, ये जा वो जा, और आज हम सारे भुगत रहे हैं। वो क्यों ना करें? वो कहते हैं जी उन्होंने पहले $3 अरब की बात थी, लेकिन फिर आई कि एक्चुअली $6 अरब की थी, और वो एडवांस में लाएं। हालांकि प्रायर कंडीशन ऐसी पहले नहीं आती थी, लेकिन क्या कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस तरह भी धोखे किए थे कि आप पैसे मांग के लाएं और लाते ही आपको पता लगे कि आप तो जाने वाले हैं और धोखा देना शुरू कर दें? क्योंकि उन्होंने किसी शहबाज शरीफ, किसी नवाज शरीफ के साथ मुआहदे नहीं किए थे। उन्होंने जो भी मुआहदे किए थे वो पाकिस्तान के साथ किए थे। ये है वो जो एक्चुअल मुश्किल है। हम और आप बयान करें तो वो पॉलिटिकल भी लगती है, फलानी भी लगती है, लेकिन नहीं, वो गिरे हमें निकालनी पड़ रही है। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जाहिर है कि एक ऐसी हुकूमत जो 13-14 पार्टियों की है, जिसके पीछे एक अपोजिशन का लीडर जो उन्हीं IMF और अमेरिका के खिलाफ बातें करके पॉपुलर हो गया, और उसने धोखे भी दिए और उन्हीं के नाम पे पॉपुलर हुआ और उन्हीं के साथ दोबारा सौदेबाजी भी शुरू कर दी। तो हमें खुल के बात करनी चाहिए कि हम गए हैं फंस, ना हमारे पास कोई आइंदा का प्लान है। क्योंकि एक तरफ है हम रशिया उसमें जा रहे हैं, हम चाइना में जा रहे हैं, वो आपको वहां पे भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि फिर वो कहते हैं ना कि भाई फिर ठीक है, मर्जी करनी है। तो अब हम वहां फंस गए। एक बात ज़रा असदुल्ला साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखें, ये जो बात की जाती है ना कि साबका हुकूमत के बाद मिफ्ता इस्माइल ने वो मुआहदा रिवाइज कर लिया था, 8th रिव्यू हमें मिल गया था, इसलिए साबका हुकूमत के ना पीटें, ये हम गुजर चुके हैं। ये इसहाक डार साहब के दौर में रुकावट आई है। सही है, 1 साल के लिए वो बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।